प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे बीए तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। जिस तरह से हर विषय का इतिहास होता है विद्यार्थियों, ठीक उसी प्रकार हिंदी का भी एक इतिहास है। आपने सबसे पहले हिंदी को प्राचीन काल के रूप में पढ़ा, उसके बाद में आपने मध्यकाल के रूप में पढ़ा। अब हम थर्ड ईयर में आपको आधुनिक काल के बारे में बताते हैं। आधुनिक काल में किन किन कवियों का हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हिंदी का आधुनिक काल किस रूप में हमें पढ़ना है, रीतिकालीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता, प्रदर्शनता जब जड़ता को प्राप्त होती है तो हिंदी साहित्य में कुछ नवीन प्रवृत्तियां पैदा होती है। यह कार्य लगभग 1850 ईस्वी के आसपास का प्रारंभ काल माना जाता है। यह सही है कि इस समय आधुनिक भारत का निर्माण भी विभिन्न तरह से किया जा रहा था। इतिहास के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से और हम साहित्य के माध्यम से। विद्यार्थियों, आपको इस बात का पता है और होना चाहिए कि परिवर्तन जब होता है तो काल बदलते जाते हैं, उनके नाम उनके पहले रूप बदलते हैं, उनके क्रियाकलाप बदलते हैं, फिर उनके नाम बदलते हैं। तो आप देखोगे कि भारत जब आज़ादी की ओर था तो मैं कहूँगा कि हिंदी को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सुधी पाठकों के मन में भी आधुनिकता के विचार आए। इसलिए हम कहते हैं कि ये आधुनिक भारत का निर्माण काल था, शुरुआत थी। ऐसे में ये हिंदी शुरू होती है, हिंदी के बारे में अध्ययन शुरू होता है। इस व्यापक परिवर्तन के मूल में उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां भी इस तरह की थी विद्यार्थियों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। उस समय भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन तथा उससे पहले देशव्यापी चेतना की नई लहर, अंग्रेजों द्वारा किए गए अनेक सुधार, किंतु अंग्रेजी कुशासन के खिलाफ भारतीय जनमानस में एक नवीन जागृति पैदा होती है, एक आक्रोश पैदा होता है, यूं माने गुस्सा पैदा होता है। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग प्रतंत्रता की बेड़ी में जकड़कर अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। जैसा आपने अब तक के हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा है, जिस रूप में आपको मिला है, और इतिहास के विद्यार्थियों ने इतिहास में पढ़ा हुआ, और राजनीति जब शुरू होती है राजनीति के रूप में अपन ने पढ़ा है। तो उस समय का गांधी जी का जो आंदोलन था वो अनेक हलचलों से युक्त इस युग में एक राजनीतिक जागरण पैदा हो गया, एक राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। राजनीति ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी नए नए सुधारवादी आंदोलन शुरू हो गए थे। एक और ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज जैसी सामाजिक आंदोलन, तो दूसरी ओर राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में बहुत तरह से, इसमें आपको राजा राम मोहन राय है, रामकृष्ण परमहंस है, इन सब लोगों ने
समाज में बहुआयामी सुधार पैदा किया। मतलब समाज में जो सब तरह की कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, जिस अवस्था में आज हम जी रहे हैं, जिस अवस्था में आज हम जीवन यापन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मैं बताऊं कि बहुत साल लगे हैं इस अवस्था में हमें आने में। और ये संयोग की बात है कि पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारतीय सोच को एक नई दिशा दी। भारतीय सोच को नए रूप में लोगों के सामने परोसा। अंग्रेजों के शासन के साथ ही भारत में धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुरू हो गई, क्योंकि अंग्रेजों के प्रयासों से नए नए उद्योग धंधे बनने लगे और एक परंपरागत सामंती व्यवस्था लुप्त होने लगी। अंग्रेजों का आगमन हमारे हिंदुस्तान में सामंती व्यवस्था थी उसको भी साफ की गई, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए उद्योग धंधे और नई सोच, वैज्ञानिक सोच, प्रगतिवादी सोच, विकासवादी सोच, हाँ मानते हैं अंग्रेजों के मन में हिंदुस्तान के प्रति शोषण करने का तरीका अलग अलग था, लेकिन नए नए जो प्रयोग किए जा रहे थे, विकास की जो पटरी शुरू की जा रही थी, हालांकि इसमें अंग्रेजों की अपनी खुद की स्वार्थ सिद्धि ही थी। भारत से केवल कच्चा माल लिया जाता था और पक्का करके यहीं के लोगों को बेचा जाता था। और इस स्वार्थ सिद्धि में उद्योग धंधों के स्थान पर पाश्चात्य तकनीक पर आधारित उद्योग धंधों की स्थापना की गई। पाश्चात्य तकनीकी के आधारित, यानी हमारे हिंदुस्तान की जो तकनीकी थी उसको नहीं अपनाकर पाश्चात्य तकनीकी को अपनाया गया। ये सब अंग्रेजों ने भारतीय जनता की आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाने की और उठाया गया कदम था। अरे भाई, किसी को ज्ञान देना बंद करो, अच्छी किताबें पढ़ाना बंद कर दो, उस समाज का निर्माण नहीं हो सकता, अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही हम बात करें, जो राज्य, जो सरकार, जो व्यवस्थापक, जो घर का मुखिया, जो नायक लोगों के रोजगार को छीन ले, इसका मतलब युवा पीढ़ी का पतन करना है। तो अंग्रेजों ने इस विपन्नता का फायदा उठाया। इस आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत लगभग बेरोजगारी की तरफ उन्मुख हो चुका था। जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, जब से आपने याद किया है, जब से आपने एजुकेशन को समझा है और सुना है, आपने विद्यार्थी अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा और उसके बाद फिर पढ़ा भी होगा, और आज आप सब वयस्क को हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब आप सोच सकते हो, जान सकते हो कि हिंदुस्तान जो आपको इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, ये कुछ जमाने में सोने की चिड़िया थी। लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरह से इसको लूटा, उस कारण इस हिंदुस्तान को उस हिंदुस्तान से यहां तक आने में बहुत समय लगा है। खैर, इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों के शासनकाल में
भारत में व्यापक परिवर्तन हुए। इस बात से हम नकार नहीं सकते कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के कार्यकाल में प्रोग्रेस नहीं की, बहुत उन्नति की, तथा यहाँ का बहुआयाम विकास एक नई दिशा में हुआ। हलचल के इस युग में हिंदी साहित्य का विकास भी सर्वथा नई दृष्टि से हुआ। विद्यार्थी, मैंने पहले भी आपको बताया, उथल पुथल चाहे इतिहास में है। जब आंधी आती है, तूफान आता है, पेड़ नहीं उखड़ते, कच्चे मकान नहीं उखड़ते, कभी कभी पक्के मकानों की पट्टियां भी उड़ जाती हैं। तो ये बदलाव इतिहास में राजनीतिक रूप में नहीं था, सामाजिक राजनीतिक रूप में भी था, सामाजिक रूप में भी था। और जब ये बदलाव आगे आया तो हमारी हिंदी साहित्य में भी बदलाव आया और पाश्चात्य आधुनिकता ने हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया, अछूता नहीं छोड़ा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव साहित्य के स्वरूप में और उसके प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा। ये हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, क्योंकि इसका रूप जो प्राचीन काल में हिंदी थी, उसने मध्यकाल में नया रूप लिया और पंख लगाकर उड़ी, जो वर्तमान में पढ़ने के लिए मिल रही है, जो हमें मिली है सच्चाई के रूप में, जिसे हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसे सहज रूप में हम पढ़ लेते हैं, वो एक आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ हिंदी साहित्य का भी एक नया निर्माण, एक नई शुरुआत की जाती है। जय हिंद, जय भारत।